स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम। ये वो 5 वायु सैनिक हैं जो 13 जून को जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए AN-32 क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए। हादसे में को पायलट जख्मी बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। जोरहाट में तैनात 43 स्क्वाड्रन के इस जहाज ने सुबह 10 बजे के करीब जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन के लिए उड़ान भरी। चाबुआ डिब्रूगढ़ के करीब है। जोरहाट से एयर डिस्टेंस 100 से 110 किलोमीटर के करीब है। एयरक्राफ्ट महज 15 मिनट हवा में रहने वाला था, यानी एक सेक्टर हॉप था। जोरहाट में टैक्सिंग से लेकर डिब्रूगढ़ में लैंडिंग तक फ्लाइट महज 20-25 मिनट की होने वाली थी, एट मैक्स 30 मिनट्स। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट्स ने लौटने की परमिशन मांगी। जोरहाट में इसी लैंडिंग के दौरान जहाज रनवे पर वेयर कर गया, सीधा नहीं चल पाया, एक तरफ भागा। टैक्सीवे को पार करते हुए वो टुकड़ों में बट गया और फिर मलबे में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज का लैंडिंग गियर संभवतः टूट गया था। वायुसेना ने क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अब गठन कर दिया है। ये जहाज नॉर्थ ईस्ट में कितनी ही आर्मी यूनिट्स के लिए लाइफ लाइन है, लेकिन क्या 42 सालों की सर्विस ने अब इसे थका दिया है? क्या हम अपने करीब 100 AN-32s के लिए स्पेयर्स जुटा पा रहे हैं? जो अपग्रेड हम 2010 में करना चाहते थे वो कितना कामयाब रहा, हो भी पाया है या नहीं? और क्या जोरहाट में हुए हादसे का यूक्रेन वॉर से कोई कनेक्शन है? और AN-32 को रिप्लेस करने के लिए जिस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA प्रोग्राम की बात हुई थी वो कहाँ है? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। फौजी के इस एपिसोड में हम पूछेंगे ये सारे सवाल, और ये सवाल भी कि क्या इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट का ये शेर अब बूढ़ा हो रहा है? AN-32 इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट फ्लीट का वर्क हॉर्स है, स्पेशली टफ टेरेन में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान के रिमोट एरियाज में जहां भी फौज तैनात है, उन इलाकों को साल के 365 दिन सप्लाई करना, सैनिकों को रोटेट करना AN-32 की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसाल के लिए अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटा आप शीओमी जिले को ले लीजिए, पहले वेस्ट सियांग इसको हम कहते थे। यहाँ से सबसे करीब फंक्शनल एयरपोर्ट या रेलवे हेड जो है वो डिब्रूगढ़ में है, जो है सिर्फ 400 किलोमीटर। आप गूगल मैप्स में अगर देखेंगे तो 11-12 घंटे का ड्राइव दिखता है, लेकिन इस सफ़र को एक्चुअल में पूरा करने में लगते हैं पूरे 2 दिन। कारण बहुत सारे हैं, पल पल मौसम यहाँ बदलता है, रास्ता घुमावदार है, और जो हम बता रहे हैं 2 दिन, वो भी उस केस में है कि अगर रोड्स बिल्कुल सही कंडीशन में हो। मानसून में अगर कोई पुल टूट जाए या सड़क बह जाए तो ज़्यादा टाइम भी लगता है। क्या करें? हेलीकॉप्टर से चलिए। लेकिन फौज जितने लोग और मटेरियल मूव करती है, करना चाहती है, वो हेलीकॉप्टर से करना बहुत मुश्किल है। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन दिक्कत है, अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में जो गहरी घाटियां हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ लंबे रनवेज बनाना मुश्किल है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ लंबे रनवेज असंभव हैं बनाना। सॉल्यूशन क्या है? ALGs यानी छोटी छोटी एयर स्ट्रिप, जहाँ IAF एक फुल फ्लेजेड एयरबेस जैसा इक्विपमेंट नहीं रखती है, बेसिक इक्विपमेंट रखती है। मेचुका इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये चीन सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, 6500 फीट के एलिवेशन पर 1300-1400 मीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप है। असम के प्लेन्स में मौजूद जितने एयरफोर्स स्टेशन हैं हमारे पास, वहाँ से मेचुका आने में 20 से 40 मिनट लगते हैं। जब इंडियन एयरफोर्स के पास C-17 ग्लोब मास्टर या C-130 हर्क्यूलिस जैसे ताकतवर और वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं थे, जो हैवी होकर भी बहुत छोटे रनवे से ऑपरेट करते हैं, तब मेचुका जैसे वाइटल सप्लाई नोड AN-32 के भरोसे थे। ये 6700 किलो तक का सामान ले जा सकता है, 6 टन 700 किलो, 4 लोगों के क्रू के साथ 50 ट्रूप्स कैरी कर सकता है, या फिर 42 पैराट्रूपर्स विद फुल बैटल गियर। इनके अलावा अगर ये सब ना हो तो स्ट्रेचर पर 2 दर्जन कैजुअल्टी ले जा सकता है, जिनके साथ 3 डॉक्टर्स भी जा सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्रू 2 नहीं 4 का बताया। 4 लोगों का क्रू इसलिए लगता है क्योंकि ये पुराने सोवियत डिज़ाइन का जहाज़ है। इसमें 2 पायलट्स के साथ एक नेविगेटर भी होता है, एक फ्लाइट इंजीनियर भी होता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में सोवियत यूनियन को 118 AN-32s का ऑर्डर दिया गया था। तब बड़ी दोस्ती की चर्चा होती थी इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव के बीच। 1984 में फिर इस जहाज़ को इंडक्ट किया गया और नाम दिया गया सतलज।
अब जबकि हम बात कर रहे हैं तब एयरफोर्स में जहाज़ों को एक इंडियन नाम भी मिलता था, जैसे IL-76 था गजराज, जैगुआर था शमशेर, तो AN-32 बना सतलज। एंथोनोव की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक AN-26 को अपग्रेड करके AN-32 बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहती थी जो नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की ऊंची और अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स पर आसानी से उतर सके। एयरफोर्स यहाँ एवरो और डकोटा से काम चला रही थी, लेकिन इनकी पेलोड कैपेसिटी बहुत कम थी। जहाज़ में पीछे लोडिंग रैंप नहीं थे इन दोनों में, जिसकी वजह से सामान की लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत होती थी और पैराजम्प्स के लिए ये बिल्कुल आइडियल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। इनकी बनिस्बत AN-32 एक बड़ा और ताकतवर जहाज़ है, एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप है, मतलब इसमें 2 इंजन हैं जो जेट फ्यूल से चलते हैं, जो 2 प्रोपेलर्स को घुमाते हैं। बहुत इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि इसके इंजन्स जो हैं विंग्स पर ऊंचे माउंट किए गए हैं, ताकि ये कच्चे रनवे से जब उड़ान भरे या उस पर लैंड करे तब फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, जो FODM कहते हैं, उसके चांसेस कम हो, यानी कोई पत्थर वगैरह उड़ के इसके प्रोपेलर को डैमेज न करे। क्योंकि आप याद कीजिए, हमने बताया कि ये अनपेव्ड रनवेज के लिए बनाया गया था। सबसे ज़रूरी बात, इसमें एक रियर लोडिंग रैम्प भी है। AN-32 मीडियम लिफ्ट कैटेगरी में पहला पर्पस बिल्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट था जिसे स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। ये दौलत बेग ओल्डी, अंडमान, मेचुका, टूटिंग, वालोंग, ऐसी जितनी टफ और रिमोट लोकेशंस हैं IF की, वहाँ तक जा सकता था। सामान और ट्रूप्स को पैराड्रॉप भी कर सकता था। पूरी तरह से लोड करके आप इसे बिना रिफ्यूलिंग आराम से 800 से 1000 किलोमीटर तक ले जा सकते थे, और तंबरम से अंडमान तक जो 1400 किलोमीटर की सॉटी है वो भी इसके लिए मुश्किल नहीं थी। सबसे खास बात, ये सब करने के लिए इसे पक्का रनवे नहीं चाहिए था, बस सरफेस जनरली फ्लैट चाहिए, इसका काम हो जाता था। ये बना सोवियत रूस में था, लेकिन हिंदुस्तान की ट्रॉपिकल गर्मी को आराम से झेल सकता था और लद्दाख की सर्द ऊंचाइयों पर भी जा सकता था। ग्राउंड इक्विपमेंट जैसा हमने बताया बहुत बेसिक हो तो उसमें काम चल जाता था। AN-32 का मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट वाला मामला था। 80s में AN-32 के आने के बाद खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में फौज का काम कुछ आसान हुआ। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी यूनिट्स ऐसी ऐसी जगहों पर तैनात थीं जहां असम से बाय रोड पहुंचने में 8-8 दिन लगते थे, और तब भी आप बटालियन HQ पहुंचते थे। बटालियन की जो कंपनियां होती थी वो और आगे होती थी 1-2 दिन। ऐसी यूनिट्स को सप्लाई करने का एक ही तरीका था कि यहाँ छोटे छोटे ALGs बनाए जाएं जहां AN-32 से सामान आए, और फिर यहाँ से सामान बाय रोड ऐसी जगहों तक पहुँचाया जाता था। जहां इस तरीके में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता, वहां पर AN-32 सामान को पैराड्रॉप भी कर सकता था। इसलिए ये जहाज़ जितना एयरफोर्स को पसंद था उतना ही आर्मी को भी। AN-32 सोवियत यूनियन के एंथोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया था, जिसकी मेन फैसिलिटी कीव में है। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया, कीव उसकी राजधानी बना। तो भारत को अब AN-32 के लिए यूक्रेन से बात करनी थी, जिसमें कोई खास अड़चन नहीं आई, लेकिन सिर्फ 2014 तक। AN-32 स्टोरी का 2014 से क्या ताल्लुक है, ये समझने के लिए आपको इस जहाज़ का सेफ्टी रिकॉर्ड देखना होगा। आज तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2026 में जून महीने में, अपने 42 सालों की सर्विस में AN-32 के कम से कम 1.5 दर्जन बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें से पहला तो नए एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी के दौरान ही हो गया था। 22 मार्च 1986 को एक AN-32 ले सेक्टर में वेदर की सॉटी पर था, यानी कि मौसम की टोह लेने गया था। इसका टेल नंबर था K2702। इसे पठानकोट से लॉन्च किया गया था, वहीं इसे वापस आना था, लेकिन ख़राब मौसम के चलते विजिबिलिटी गिर गई और एयरक्राफ्ट 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ से टकरा गया। ये CFT का मामला था, यानी कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन, यानी पायलट्स डिसोरिएंट हो गए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रू में 3 लोग थे, तीनों की जान चली गई। इसके ठीक 3 दिन बाद एक और हादसा हुआ। 25 मार्च 1986 को कीव की फैक्ट्री से 3 ब्रांड न्यू AN-32 निकले। ये तीनों एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ही डिलीवर होने थे। इन तीनों को लगभग 4700 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, एरियल डिस्टेंस, जो एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रेंज से 2 गुना था, प्रैक्टिकल रेंज से भी 3 गुना था। इसलिए तीनों एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए 2 जगह उतरे। जो जर्नी का लास्ट लेग था, सेकेंड स्टॉप के बाद वाला, उसमें इन्हें मस्कट से उड़ान भरनी थी और अरब सागर पर उड़ते हुए 1200 किलोमीटर दूर जामनगर में लैंड करना था। 3 एयरक्राफ्ट निकले, 2 तो सेफली लैंड कर गए, लेकिन टेल नंबर K2729 कभी नहीं पहुंचा। अजीब बात यह थी कि जहाज़ ने अपने साथ चल रहे बाकी 2 जहाज़ों को
कोई डिस्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया था। इस जहाज में 7 लोग सवार थे जिनका कभी नहीं पता चला। आज ये प्रिज्यूम्ड डेड है, ऐसा मान लिया गया है कि ये अब इस दुनिया में नहीं। इसके बाद अगला बड़ा हादसा 4 साल बाद हुआ। 15 जुलाई 1990 को टेल नंबर K2705 चेन्नई के तंबरम एयरफोर्स स्टेशन से ट्रिवेंड्रम आ रहा था। डिसेंट के दौरान क्रू ऑल्टीट्यूड का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और एयरपोर्ट से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पोनमुड़ी के पहाड़ों से टकरा गया। ये भी CFT का केस था। जहाज में सवार 5 लोगों की जान चली गई। 2 साल बाद यानी 1992 में 1 अप्रैल की रात चंडीगढ़ से 9 AN-32s ने उड़ान भरी। एक फॉर्मेशन, एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। फॉर्मेशन में तीसरा एयरक्राफ्ट था टेल नंबर K2669। क्रूजिंग के दौरान इसके K2669 के क्रू से एक गलती हो गई। इन्हें अपने सामने जो एयरक्राफ्ट, दूसरा एयरक्राफ्ट नंबर 2 जो चल रहा था, वो नजर नहीं आया। तो इन्होंने फॉर्मेशन का जो पहला एयरक्राफ्ट था जो काफी दूर था, उसी को दूसरा एयरक्राफ्ट समझ लिया। इन्हें लगा कि ये फॉर्मेशन में पिछड़ रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़े और ये करते हुए वो टेल नंबर K3055 के ठीक ऊपर से गुजरते हुए टकरा गए। दोनों AN-32 क्रैश हुए और दोनों के क्रू में से कोई नहीं बचा। कुल 8 वायु सैनिकों की जान गई। फिर आता है 7 मार्च 1999। ग्वालियर के महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन से टेल नंबर 2673 उड़ान भरता है, जिसे दिल्ली होते हुए जाना था पोखरण। सुबह 8:15 के करीब जब ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आता है तो क्रू को घना कोहरा नजर आता है। ATC से मदद मांगी जाती है और एक बार फिर क्रू ऑल्टीट्यूड का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। समय से पहले नीचे आ जाता है और रनवे से 2.5 किलोमीटर पहले एक पानी की टंकी से टकरा जाता है और फिर बिजली के तारों में उलझते हुए क्रैश कर जाता है। जहाज के क्रू में 4 लोग थे, 14 पैसेंजर थे, कोई नहीं बचा। जमीन पर भी 3 लोग मारे गए, कुल 21 जाने गई। 2005 के आसपास एयरफोर्स को लगने लगा कि AN-32 के साथ कुछ इश्यूज तो हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेनेंस मांग रहा था, ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा था, वक्त से पहले ऑब्सलीट हो रहा था। तो एक मिड लाइफ अपग्रेड प्लान बना ताकि जहाज़ को कोल्ड वॉर एरा से 21वीं सदी में लाया जा सके। लेकिन इन चीज़ों को फाइनल होने में वक्त लगता है। कितना वक्त गिनिए। 3 जून 2009 आ गया है। 5 से हम 9, 4 साल बाद की बात है। एक AN-32 मेचुका के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी एयरफोर्स स्टेशन के लिए निकलता है, जिसमें 13 फौजी थे। डिब्रूगढ़ के आसपास 2 हैं, एक मोहनबाड़ी है जहाँ पर डिब्रूगढ़ का सिविलियन एयरपोर्ट भी है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ से सिविलियन फ्लाइट्स भी चलती हैं, एक टर्मिनल है वहाँ पे, और चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन भी है जो डिब्रूगढ़ से थोड़ा सा हट के है, साउथ ईस्ट ऑफ डिब्रूगढ़ बोलना चाहिए। इसमें 2 विंग कमांडर, 2 स्क्वाड्रन लीडर, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 2 एयरमैन और 6 आर्मी के लोग थे। टेक ऑफ से कुछ ही देर बाद टेल नंबर K3062 रिंची हिल से टकरा जाता है, 13 जाने जाती है। इस हादसे के बाद वायुसेना और सरकार समझ जाते हैं कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। क्रैश में 13 जाने गंवाने के 12 दिन बाद यानी 15 जून 2009 को यूक्रेन की स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट STE के साथ 104 AN-32s के अपग्रेड का सौदा होता है। 5 साल तक हर साल 10 एयरक्राफ्ट यूक्रेन में अपग्रेड होने थे और इसी दौरान एक TOT होना था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि जो बाकी 64 जहाज थे वो कानपुर के 1 बेस रिपेयर डिपो में अपग्रेड हो सके। इसका मकसद था एयरक्राफ्ट को सर्विस में कम से कम 15 साल और देना, 2025 से 2030 तक इसकी सर्विस लाइफ आ जाए, ये मकसद था। जून 2011 से अपग्रेडेड वर्जन यानी AN-32RE रीइक्विप्ड एयरफोर्स में इंडक्ट होने लगा। एवियोनिक अपग्रेड हुआ, नया नेविगेशन सिस्टम आया, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग आई, वेदर रडार आया, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले वगैरह आए और एयरफ्रेम को भी मजबूत करने की कोशिश हुई। सारे जहाज 2017 तक अपग्रेड हो जाने थे, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसका कनेक्शन है 2014 से। AN-32 का सबसे बड़ा हादसा इस अपग्रेड प्रोग्राम के शुरू होने के 7 साल बाद होता है। 22 जुलाई 2016 को सुलूर के 33 स्क्वाड्रन में तैनात टेल नंबर K2743 चेन्नई के तंबरम एयरफोर्स स्टेशन से 29 लोगों को पोर्ट ब्लेयर ले जाने के लिए निकलता है। इस AN-32 में एयरफोर्स से 17 लोग थे, आर्मी से 2, एक नेवी और कोस्ट गार्ड से और 8 डिफेंस सिविलियन। सुबह 9:30 के करीब रडार पर नजर आता है कि जहाज लगातार ऑल्टीट्यूड खो रहा है, यानी नीचे आ रहा है, और फिर ये रडार से गायब हो जाता है। मौसम खराब था, संभवतः बारिश में ही टेक ऑफ हुआ था। समंदर में लहरें उठ रही थीं और घने बादल भी थे। बावजूद इसके नौसेना और वायुसेना ने मिलकर तब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। कोस्ट गार्ड और वायुसेना के साथ साथ
नेवी की लगभग पूरी ईस्टर्न फ्लीट, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स थी, स्पेशलाइज्ड वेसल्स थे, सबको सर्च में लगाया गया। डॉनियर और पीएटाई रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी लॉन्च किए गए, लेकिन हफ्तों बाद भी जहाज नहीं मिला। इस घटना के बाद AN-32 के सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर बहुत चर्चा हुई, क्योंकि जहाज के लापता होने के अगले ही दिन 23 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में मान अमन सिंह चिन्ना की वो रिपोर्ट छपी, जिसमें उन्होंने बताया कि K-2743 10 महीने पहले ही कानपुर के वन बेस रिपेयर डिपो में ओवरहॉल हुआ था और हादसे से पहले के 12 दिनों में इसमें कम से कम 3 टेक्निकल गड़बड़ियां रिपोर्ट की गई थी। 2 अगस्त 2016 को एक्सप्रेस में ही सुशांत सिंह की रिपोर्ट छपती है, जो बताती है कि एक दिक्कत और थी। जहाज के कॉकपिट और टेलफिन पर 2 इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT लगाए गए थे, लेकिन इसमें अंडर वाटर लोकेटर बीकन नहीं था, जो पानी के नीचे से सिग्नल भेज सकता है। ELT जो होता है, पानी के अंदर काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और बैटरी भी 72 घंटों तक के ही काम करती है। जबकि आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ इंटीग्रेट किया गया ULB अंडर वाटर लोकेटर बीकन 1 महीने तक पानी के अंदर से सिग्नल भेज सकता है। ये एक बेसिक सेफ्टी डिवाइस है जो हादसे के वक्त एयरफोर्स के ही दूसरे एयरक्राफ्ट्स और यहाँ तक कि कमर्शियल पैसेंजर जेट्स तक पर लगा था, लेकिन 10 महीने पहले ओवरहॉल हुए AN-32 में ये नहीं था। हम इस डिवाइस के बिना, एक क्रिटिकल सेफ्टी डिवाइस के बिना इसे बंगाल की खाड़ी पर उड़ा रहे थे, जिसकी एवरेज डेप्थ आप सुनिएगा 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। 7.5 साल बाद 2023 में आखिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करने वाला जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, उसने K-2743 की आखिरी लोकेशन के करीब ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डिप्लॉय किए। इसने चेन्नई से करीब 310 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में 3400 मीटर की गहराई पर एक रैकेज देखा, 3.5 किलोमीटर डेप्थ में। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरों की जांच की और कहा कि यही लापता K-2743 का मलबा है। 29 में से कोई व्यक्ति नहीं बचा था, ये वैसे ही प्रिज्यूम डेड थे। ये 2016 का हादसा था, सबसे डेडली हादसा, जिसमें 29 लोगों की जान गई। अगला बड़ा हादसा 3 ही साल में हो जाता है। 3 जून 2019 को जोरहाट से एक AN-32 टेल नंबर K-2752 13 लोगों को लेकर अरुणाचल के मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए निकलता है। 12:25 पर टेक ऑफ के बाद 1 बजे के करीब, जब मेचुका से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था, ग्राउंड कंट्रोल से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। 2 इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी कि ELT डिवाइसेस होने के बावजूद एयरक्राफ्ट 8 दिनों तक खोजा नहीं जा सका। 11 जून को जाकर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को 12,000 फीट की ऊंचाई पर मलबा मिला। ऑब्वियसली कोई भी नहीं बचा था। चूंकि क्रैश साइट बहुत ही दुर्गम इलाके में थी, शव लाने में इसके बाद 8 दिन और लगे। इस हादसे के बाद लोकसभा की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा था अपनी रिपोर्ट में, आपको सुनना चाहिए। 2019 में जो हादसा हुआ था, उसका कारण था खराब मौसम के बीच नेविगेशन एरर के चलते एयरक्राफ्ट का गलत घाटी में घुसाना। खराब विजिबिलिटी के चलते क्रू जहाज को इस घाटी से सुरक्षित नहीं निकाल पाया। एक बार फिर ये CFT यानी कि कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन का मामला था। कमाल की बात ये थी कि टेल नंबर 2752 अपग्रेड ही नहीं हुआ था, माने पुराने कॉन्फ़िगरेशन वाला ही जहाज था। आप याद कीजिए, 2017 में सबका अपग्रेड हो जाना चाहिए था, हम जून 2019 की बात कर रहे हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ऑब्सोलेंस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल इशू, यानी वायुसेना के जहाज पुराने पड़ रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जहाज आउटडेट हो रहे हैं, इसके चलते हादसे हो रहे हैं, पायलट्स की जान जा रही है। और अब जून 2026 में फिर से एक AN-32 क्रैश ने 5 वायुसैनिकों की जान ले ली है। दर्शक ध्यान दें कि यहाँ हमने सिर्फ बड़े हादसों के बारे में आपको बताया, जिनमें कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जो हमारा काउंट है। हमारी रिसर्च में 13 जून को हुआ हादसा संभवतः वो इकलौता बड़ा AN-32 क्रैश है जिसमें कोई जिंदा बचा है। हमने आपको बताया था को पायलट जख्मी हालत में इलाज ले रहे हैं अभी सेना के अस्पताल में। AN-32 काम का जहाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो फ्लीट हमारे पास में है, तब तकरीबन 100 जहाज़ों की, उनमें से कई जहाज़ 40 साल पुरानी तकनीक के साथ उड़ रहे हैं, कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि 2009 में शुरू हुआ अपग्रेड प्रोग्राम आज तक 2026 तक पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन से तो 40 जहाज अपग्रेड होकर आ गए थे, लेकिन कानपुर की एक बेस रिपेयर डिपो को टूलिंग और मशीनरी मिलने में बहुत वक्त लगा। कारण कई थे। फरवरी 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और क्राइमिया को अपने में मिला लिया। रूस और यूक्रेन तब से उलझे ही हुए हैं
और 2022 में तो रूस ने यूक्रेन पर सीधा हमला बोला और इस चक्कर में हमारा AN-32 अपग्रेड लटक गया। क्यों? क्योंकि भले हमारा सौदा यूक्रेन से हुआ था, लेकिन एंटोनोव एक सोवियत इकोसिस्टम में बना जहाज था। यूक्रेन में लगी मशीनरी और कई स्पेयर पार्ट ऐसे थे जिनका ओरिजिन रशिया था। जंग की वजह से दो दिक्कत आ गई। एक तो कीव में मौजूद स्टाफ पर प्रेशर बढ़ गया, दूसरा बीच जंग में रूस से स्पेयर यूक्रेन जाने का तो सवाल नहीं उठता था। जुलाई 2014 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कम से कम आधे AN-32s या तो इंजन्स या दूसरे अपग्रेड्स के इंतजार में ग्राउंडेड हैं, जमीन पर हैं, उड़ नहीं रहे हैं। यूक्रेन ने कुछ रूसी इनपुट्स के लिए फिर रिप्लेसमेंट तैयार किया और हिंदुस्तान को सप्लाई दोबारा शुरू की, लेकिन वन बेस रिपेयर डिपो को जो टूलिंग मशीनरी और नो हाउ ट्रांसफर होना था उसमें बहुत वक्त लग गया। जुलाई 2019 तक सिर्फ 15 जहाज कानपुर में अपग्रेड हो पाए थे। 2022 में जब रूस ने सीधा हमला किया, उसके बाद यूक्रेन की प्राथमिकता उसकी सुरक्षा है और उनके इंजीनियर्स और इंडस्ट्री पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान तक स्पेयर्स की जो सप्लाई है वो आज तक प्रभावित ही है। मिलिट्री एविएशन में रिस्क इनहेरेंट है, यानी खतरा पेशे का अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में दुर्घटनाएं होती थीं, होती हैं और वो होती भी रहेंगी। AN-32 को भारतीय वायुसेना नॉर्थ ईस्ट के बड़े अनप्रिडिक्टेबल मौसम में उड़ाती है, एक बेहद मुश्किल टेरेन में उड़ाती है। रनवे अक्सर भीगे होते हैं, कोहरा और घने बादल कभी भी छा जाते हैं और वैलीज में पायलट के डिसोरिएंट होने का खतरा भी रहता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि AN-32 में वो एडवांस मॉडर्न सिस्टम्स नहीं लगे हैं जो पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को वहाँ ला सकें जैसे 21वीं सदी के बाकी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में होनी चाहिए। बेसिक इक्विपमेंट, सेफ्टी से रिलेटेड, जैसा कि फौज में चलन है। जो टेक्नोलॉजी का गैप है पायलट अपनी बहादुरी से भरने की कोशिश करते हैं। आखिर में वो एयर वॉरियर्स हैं। एक पायलट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 40 साल पुरानी तकनीक, कोल्ड वॉर एरा टेक्नोलॉजी जो ठीक से हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उससे ऑपरेट करते हुए शानदार रिजल्ट दे, एक अनफेयर डिमांड है और ढेर सारे AN-32s इसीलिए क्रैश भी हो रहे हैं। आपने गिना होगा CFT के कितने केसेस हैं। जिस अपग्रेड की कोशिश चल रही थी उसका मकसद इन्हें 2030 तक ही ले जाना था, लेकिन अब लगता है कि ये जहाज़ कुछ और वक्त तक उड़ते रहेंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं आया है और तब तक क्या सब अपग्रेड हो जाएंगे, इसका जवाब भी अभी देना बहुत मुश्किल है। अब जब हादसे में 5 जानें और चली गई हैं तो खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA को मंजूरी दे सकती है। द प्रिंट के स्नेश एलेक्स फिलिप लिख रहे हैं कि RFP अगले 3 महीने में आ जाएगा। वैसे जो बातें हैं इस प्रोग्राम पर बाबा आदम के ज़माने से चल रही हैं। रूस और भारत पहले मिलकर एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाले थे, जॉइंट प्रोडक्शन होने वाला था। ये 15 से 20 टन की कैटेगरी का होता। मई 2012 में HAL ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता भी किया था और नवंबर 2012 में बेंगलुरु में मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड का ऑफिस भी खुला था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। 2016 में प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि डिफरेंसेस थे इंडियंस और रशियंस के बीच। लेकिन एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो वायुसेना को अब भी चाहिए था। तो दिसंबर 2022 में रक्षा मंत्रालय ने फिर RFI निकाला, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब 18 से 30 टन कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट खोजा जा रहा है। अगर AN-32 की ही कैटेगरी में रिप्लेसमेंट खोजा जाता है इसका, तो बात बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली हो जाती है क्योंकि एयरफोर्स का जो एवरो रिप्लेसमेंट है C295 इसी कैटेगरी में बैठता है। ये भी AN-32 की तरह एक टर्बो प्रॉप है, 9 टन तक वजन ले जा सकता है, छोटी एयर स्ट्रिप से ऑपरेट कर सकता है। हिंदुस्तान ने 2021 में 56 एयरक्राफ्ट का सौदा किया था, जिनमें से 16 स्पेन में एबस की फैक्ट्री से बनकर आ रहे हैं, फ्लाईवे कंडीशन में, इंडक्ट हो चुका है एयरफोर्स में। जो बाकी 40 हैं बड़ोदरा में टाटा एबस के जॉइंट वेंचर में बन रहे हैं। इनमें से भी पहला बनकर रेडी है। फौज को एयरक्राफ्ट पसंद आ रहा है C295, तो 15 और C295 का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से 9 जाएंगे नेवी को और 6 कोस्ट गार्ड को मैरीटाइम पेट्रोल और सर्च एंड रेस्क्यू के काम में लगाएंगे। एक मत यह है कि रक्षा मंत्रालय इन्हीं ऑर्डर्स को और आगे बढ़ाकर AN-32s जो हमारे हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स में एक विचार ये भी है कि MTA प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि IL-75 गजराज जो है उसका रिप्लेसमेंट भी चाहिए। इस कैटेगरी में लॉकहीड मार्टिन का C-130 आता है, एयरफोर्स पहले से जिनको यूज़ कर रही है एबस का A400M भी आता है। लेकिन जैसे कि परंपरा है, अभी कुछ दिन और बातें ही होंगी। देखना होगा कि जब तक बातें ख़त्म नहीं होती हैं तब तक सरकार AN-32 को वायुसेना के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है नहीं, वरना एयरफोर्स के इंजीनियर्स और पायलट्स बहादुरी के भरोसे रहेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस
मिलिट्री एविएशन अननेसेसरी तरीके से रिस्की होता है। फौजियों के जो घर वाले हैं वो समझते हैं कि पेशा जोखिम का है, बावजूद इसके किसी की जान सिर्फ इसलिए तो नहीं जानी चाहिए कि किसी बाबू ने कलम देर से घिसी, किसी अफसर ने फाइल लेट की या किसी सरकार ने फैसला लेने में वक्त लगा दिया। इसी नोट पर फौजी का एपिसोड कंक्लूड होता है। आप देखते रहिए खबरगांव।